हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चौथी हेडिंग समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। ठीक है, कैसे जो है पॉपुलेशंस जो है आपस में क्रियाएं करती हैं, इनके बारे में देखें ध्यान से। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो? ठीक है, पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक वास है जहाँ पर केवल एक ही जाति पाए जाते हों, एक ही जाति का वास हो। ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। क्यों? क्योंकि किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास में कोई भी अकेला जाति नहीं रह सकता है। जब भी प्राकृतिक आवास में कोई जाति रहेगा तो उसके साथ दो लोग रहेंगे। ठीक है, एक वह जाति रहेगा और दूसरा उसका भोजन रहेगा। तो किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती हैं, अकेली जीवित नहीं रह सकती हैं। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पदार्थों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा की सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पादप हैं जो स्वयं अपना आहार बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वह भी अकेले जीवित नहीं रह सकते हैं, उनके लिए भी सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ठीक है, बिना प्राणी एजेंट के पादप जो है वह परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो अलग रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि वे जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, न्यूनतम समुदायों में भी, जहाँ पर न्यूनतम समुदाय है, कम है, न्यूनतम समुदाय में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं। हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम समुदाय है, न्यूनतम समुदाय में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती हैं। हालांकि सभी बंधताएं जो हैं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अंतरजाति पारस्परिक क्रियाएं। अंतरजाति पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉपुलेशन के पारस्परिक क्रिया से जो उत्पन्न होता है उसे अंतरजाति पारस्परिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग जातियों के, दो अलग अलग पॉपुलेशन के पारस्परिक क्रिया से जो उत्पन्न होगा उसे अंतरजाति पारस्परिक क्रिया कहेंगे। तो अंतरजाति पारस्परिक क्रिया दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अंतरजाति पारस्परिक क्रिया क्या होती है। तो अंतरजाति पारस्परिक क्रिया दो अलग अलग जातियों के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होती है। एक क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए लाभकारी हो सकती हैं, हितकारी हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं या उदासीन हो सकती हैं, न तो हानिकारक हो न तो लाभदायक हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंतरजाति पारस्परिक क्रिया जो है वह दो अलग अलग जातियों के बीच में होती है, दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में होती हैं। यह लाभदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है,
और उदासीन भी हो सकता है, अर्थात न हानिकारक होगा न लाभदायक होगा। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह, लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह और उदासीन के लिए 0 चिन्ह से दर्शाइए। आइए अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। ठीक है, सारणी 13.1 देखिए ध्यान से, यह है आपका सारणी 13.1 जिसमें समष्टियों की पारस्परिक क्रिया को दिखाया गया है। ठीक है, यह जाति अ है, जाति व, और पारस्परिक क्रिया का क्या नाम देंगे यह तीसरे में दिया गया है। जैसे प्लस, प्लस का मतलब अभी हमने आपको बताया कि प्लस का मतलब है लाभदायक, लाभदायक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो अगर जाति अ भी लाभदायक हो, जाति ब भी लाभदायक हो, ठीक है, जाति अ और जाति ब दोनों जो है लाभकारी क्रिया कर रही हैं, तो इस घटना को सहोपकारिता कहते हैं। जाति अ और जाति ब दोनों लाभकारी क्रिया कर रही हैं, पारस्परिक क्रिया, तो इसे सहोपकारिता कहते हैं। जाति अ और जाति ब दोनों हानिकारक पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, जाति अ भी हानिकारक और जाति ब भी हानिकारक क्रिया कर रही हैं, तो इसे स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, यदि जाति अ लाभकारी क्रिया कर रही है और जाति ब हानिकारक पारस्परिक क्रिया कर रही है, ठीक है, तो इसे परभक्षण कहते हैं। जाति अ लाभकारी क्रिया है जबकि जाति ब का हानिकारक क्रिया है, तो इन पारस्परिक क्रिया को परभक्षण कहते हैं। ठीक है, जाति अ लाभकारी क्रिया कर रही है, जाति ब हानिकारक क्रिया कर रही है, तो इसे परजीविता कहते हैं। अगला जो है, जाति अ लाभकारी क्रिया कर रही है जबकि जाति ब कोई क्रिया नहीं कर रही है, उदासीन है, तो इसे स्वभोजिता कहते हैं, कमनसेलिज्म कहते हैं। ठीक है, जाति अ जो है हानिकारक क्रिया कर रही है, जाति ब जो है उदासीन है, कोई क्रिया नहीं कर रही है, तो इसे अंतर जाति परजीविता कहते हैं, एमेंसेलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जाति अ और जाति ब अगर दोनों लाभकारी क्रिया कर रही हैं, लाभकारी पारस्परिक क्रिया हो रही है, तो सहोपकारिता कहेंगे, और दोनों जातियां अगर हानिकारक पारस्परिक क्रिया कर रही हैं तो कंपटीशन, स्पर्धा कहेंगे। अगर जाति अ जो है लाभकारी, जाति ब हानिकारक क्रिया कर रही है तो परभक्षण या फिर परजीविता कहेंगे। अगर जाति अ लाभकारी और जाति ब जो है उदासीन है, तो इसे स्वभोजिता, कमनसेलिज्म कहेंगे। अगर जाति अ हानिकारक और ब जो है उदासीन है, तो इसे अंतर जाति परजीविता, एमेंसेलिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में, ठीक है, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता, सहोपकारिता में क्या होता है, सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, प्लस प्लस। ठीक है, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, और स्पर्धा में दोनों को हानि होती है, माइनस माइनस। ठीक है, स्पर्धा में दोनों को हानि होती है, परजीविता और परभक्षण दोनों में। ठीक है, परजीविता और परभक्षण प्लस माइनस दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है। ठीक है, परजीवी को और दूसरे में परभक्षी को। परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षण को। और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति, ठीक है, पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति अर्थात परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी को न लाभ होता हो न हानि होता हो, उसे सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, सहभोजिता क्या होती है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी को न लाभ होता हो न हानि होता हो, उसे सहभोजिता कहते हैं। जबकि दूसरी ओर अंतरजाति परजीविता में एक जाति को हानि होती है
जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। अंतर जाति परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों का एक साझा विशेषता है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों का एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता के साथ साथ रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां हैं वह निकटता के साथ साथ रहती हैं। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है और पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता के साथ 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 रहती हैं। ठीक है, अब आपको एक एक बताया जाएगा ब्रीफ में। तो पहला है आपका परभक्षण के बारे में। ठीक है, परभक्षण होता क्या है इसके बारे में समझे ध्यान से। परभक्षण, यदि किसी समुदाय में, ठीक है, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस ऊर्जा, सारी ऊर्जा का क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यदि किसी कम्युनिटी में, समुदाय में पौधों को खाने के लिए, ठीक है, कोई प्राणी न हो। ठीक है, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा। जो सारी एनर्जी उसने स्टोर की है उसका क्या होगा, वो कैसे खर्च होगा। ठीक है, परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं, ठीक है, जिसमें दूसरे जीव जो हैं उसको खाएंगे और उसकी ऊर्जा खत्म होगी और वह फिर ऊर्जा तैयार करेगा। ठीक है, तो अगर परभक्षण न हो तो उसकी एनर्जी कहाँ खर्च होगी, तो उसकी एनर्जी जो है उसके फल में इकट्ठा होगी, उसके बाद जो बचा रहेगा तो नए डाल पत्ती बनेंगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को खर्च करने के लिए एक परभक्षण तरीका उत्पन्न किया है जिससे उसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी और वह वर्क करता रहेगा। ठीक है, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस ऊर्जा का क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि उस ऊर्जा से वह अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा और पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगा, लेकिन वह कंट्रोल में रहे इसके लिए प्रकृति ने परभक्षण को पैदा किया है, उसको खाने वालों को पैदा किया है। परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो परभक्षण जो है वह प्रकृति का एक ऐसा तरीका है जिसमें पादपों के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी जो है उच्चतर पोषी स्तरों को ट्रांसफर होती है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जब भी हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हरिण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, जब भी हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद हमारे दिमाग में बाघ और हिरण के बारे में कंसेप्ट आता है, लेकिन बीज खाने वाले गौरैया भी, ठीक है, जो बीजों को खाती है, बीज खाने वाली गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बाघ और हिरण के अलावा जो बीज खाने वाली गौरैया है वह भी परभक्षी है, वह भी बीजों को खाती है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जो पौधों को खाते हैं, पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं है। ठीक है, तो जो शाकाहारी है उनको भी सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो वह भी जो है परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं है। आगे देखें ध्यान से, पोषी स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, पोषी स्तर तक ऊर्जा ट्रांसफर के लिए सन्नाल कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा
परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। कोशीय स्तर तक ऊर्जा ट्रांसफर के लिए सन्नाल अर्थात कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे शिकार समिष्टि को नियंत्रण रखते हैं। वे शिकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों की समिष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता। अगर परभक्षी नहीं होते तो जो शिकार जातियों हैं उनका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाते और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। ठीक है, पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पोषी स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए, पोषी स्तर तक ऊर्जा ट्रांसफर के लिए सन्नाल अर्थात कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी जो है एक दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, अर्थात वे शिकार समिष्टि को नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समिष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। ठीक है, आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेश वाली जातियां लाई जाती हैं, ठीक है, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते, उसको खाने वाले नहीं होते। ठीक है, तो जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई विदेशी जातियां लाएंगे तो वह बहुत तेजी से फैलने लगेंगी। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी ने वहाँ लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। ठीक है, 1920 के लगभग में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई, ठीक है, 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को लाया गया था। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहाँ लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी, एक प्रकार का सलभ, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को कंट्रोल किया जा सका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नागफनी जो है तेजी से फैलने लगी, तो अंत में जो है नागफनी खाने वाला परभक्षी अर्थात एक प्रकार के सलभ को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी की जो संख्या बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल किया जा सका। ठीक है, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण अर्थात पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण में जो कृषि में पिंडक होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो जैव नियंत्रण विधियां अपनाई गई हैं, कृषि पिंडकनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समिष्ट नियमन की योग्यता पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी कृषि के लिए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है वह इन्हीं परभक्षियों पर ही आधारित होती है। परभक्षी शिकार, ठीक है, परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके, ठीक है, परभक्षी जो है वह स्पर्धी शिकार जातियों, जो आपस में कंपटीशन करने वाली जातियों हैं, परभक्षी जो है आपस में कंपटीशन करने वाली जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो परभक्षी जो है वह स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। देखें,
अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण पर्वतची है। अमेरिका प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण पर्वतची है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई, एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई, तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जातियां आपस में कंपटीशन करती हैं, अगर वहां पर परभक्षी नहीं रहेंगे तो उनकी विविधता डाइवर्सिटी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि वह आपस में ही शिकार कर लेंगी और उनकी विविधता जो है कम हो जाएंगी, उनकी जातियां जो है विलुप्त होने लगेंगी। इसलिए परस्पर स्पर्धा करने वाली शिकार जातियों के बीच में भी परभक्षी होना चाहिए ताकि उनकी संख्या कंट्रोल में रहे और डाइवर्सिटी बनी रहे। जैसे कि आपने देखा कि अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदाय में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। इसको जब हटा दिया गया, प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र में सभी तारामीन को हटा दिया गया, पाइसेस्टर तारामीन को, तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ठीक है, तो इसलिए जहां पर भी अंतर्जातीय कंपटीशन होता है, स्पर्धा होती है, वहां पर परभक्षी का होना आवश्यकता है, परभक्षी का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इसलिए कि समुदाय में जातियों की विविधता डाइवर्सिटी बनाने के लिए जरूरी है। अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए। ठीक है, और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। अगर परभक्षी जो है अब ठीक है ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा खाने वाला है और अपने शिकार को ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है, तो हो सकता है कि शिकार खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, और उसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। प्रकृति में जो परभक्षी होता है वह विवेकी होता है, इंटेलिजेंट होता है, वह अपने शिकार का अति दोहन नहीं करता है, क्योंकि अगर उसका शिकार विलुप्त हो जाएगा तो वह परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने, ठीक है, परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, परभक्षण न हो इसके लिए जो शिकारी जातियां हैं वह बचने के लिए अलग अलग तरीका उत्पन्न कर ली हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होती हैं। छद्म आवरण, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कीटों और मेढक जो हैं, इनकी कुछ जातियां परभक्षी से बचने के लिए, परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए छद्म आवरण का उपयोग करती हैं, गुप्त रूप से रंगीन हो जाती हैं। कुछ शिकार जातियां विषैली होती हैं और इन्हें परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। ठीक है, तो कुछ शिकार जातियां विषैली होती हैं और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं और वह बचे रहते हैं। मनार्क तितली, ठीक है, मनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी अर्थात पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर होती है, बेस्वाद होती है, यानी स्वाद में खराब होती है, इसलिए वह बची रहती है। मनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी अर्थात पक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी खराब स्वाद है। यह दिलचस्प है कि तितली
इस रसायन को अपनी इल्ली अवस्था में विषैलिक खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तितली जो है अपने आप को बचाने के लिए ठीक है, कैटरपिलर अवस्था में विषैलिक खरपतवार खाकर प्राप्त करती है उस रसायन को, जिससे पक्षी जो है उसको नहीं खाता है, क्योंकि उसको खाने से और रुचिकर स्वाद उत्पन्न होता है। मनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी अर्थात पक्षी के लिए बहुत ही और रुचिकर यानी स्वाद में खराब है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली अर्थात कैटरपिलर अवस्था में विषैलिक खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। ठीक है, पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। पौधों के लिए जो परभक्षी है वो कौन है? शाकाहारी प्राणी। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं लगभग 25% कीट पादपभक्षी फाइटोगैम्फाइगस हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। ठीक है, पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी होते हैं। पौधों के लिए जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वह परभक्षी होते हैं लगभग 25% कीट पादपभक्षी हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते हैं जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारकी और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, तो पादप जो है प्राणी जैसे नहीं भाग सकते हैं, इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारकी और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा के सबसे सामान्य अकारकी साधन कांटे हैं। रक्षा के लिए बचने के लिए जो सबसे सामान्य अकारकी साधन है वह है कांटे, जैसे कि एकेसिया और कैक्टस में पाया जाता है, जिससे वह परभक्षी से बचा रहता है। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने वाले शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन को संदमन कर देते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। ठीक है, तो बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने वाले शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन कर देते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। आपने परित्यक्त खेतों में उगी रही कैलोट्रॉपिस खरपतवार अवश्य देखा होगा। ठीक है, यह परित्यक्त है, इसे कोई खाता नहीं है, कोई जो है जंतु कैलोट्रॉपिस को खाता नहीं है। ठीक है, आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रॉपिस खरपतवार अवश्य देखा होगा। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। यह जो कैलोट्रॉपिस है वह अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, और इसी कारण आपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधों को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में। ठीक है, रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्निन, अफीम आदि, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों से बचने की रक्षा विधि है। इनको खाने वालों से, इनको चरने वालों से बचने के लिए रक्षा विधि है, जिससे यह पौधे उसमें यह रसायन बनाते हैं जिससे वह किसी के द्वारा चरे न जा सकें, कोई इसको खाए न। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने वाले शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन कर देते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। आपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रॉपिस खरपतवार अवश्य देखा होगा। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, और इसी कारण आपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्निन, अफीम आदि, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन
चारकों के द्वारा ग्रेजर से बचने की रक्षा विधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पारस्परिक क्रिया के बारे में। ठीक है, समष्टि पारस्परिक क्रिया की पहली बात परभक्षण के बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पर्धा के बारे में बताएंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।